नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति में कहां तक पढ़े हैं इसे योग्यता की अंतिम शर्त नहीं माना जा सकता। कई राजनेता स्कूल नहीं गए लेकिन उन्होंने राजनीति में बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब यह नहीं कि कोई नेता फर्जी डिग्री लेकर आ जाए उसकी भी वाहवाही होने लगी। यह बिल्कुल अलग मामला है और फ्रॉड है, क्योंकि तब आप पढ़े लिखे होने का झूठा दावा करते हैं। एक तीसरा छोर यह भी है कि जब कोई नेता मंत्री बनता है या टिकट मिलता है तो उसकी योग्यता का बखान भी अति के छोर पर पहुंचा दिया जाता है कि मैनेजमेंट पढ़ लिया है, हार्वर्ड में जाकर पढ़ लिया है। तीनों ही हालात में नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। जब हम किसी की फर्जी डिग्री और उच्च क्षमता वाली डिग्री का जश्न मनाते हैं तब जरूरी नहीं कि जो पढ़ा नहीं है उसे कम नजर से देखें, लेकिन इसके अलावा भी उन मंत्रियों के नहीं पढ़े लिखे होने को कई नजर से देखा जा सकता है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष रमेश कुमार संघवी 36 साल के हैं और 9वीं पास हैं। इनका जन्म 1985 के आसपास का है, तब स्कूल कॉलेज सभी के लिए उपलब्ध हो गए थे। देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक फैल गई होगी और नकल से पास होने की व्यवस्था भी कायम हो चुकी होगी। यानी मेहनत और चोरी दोनों ही दरवाजे भारत के युवाओं के लिए तब तक उपलब्ध हो गए थे जो आज तक हैं। हर परीक्षा में मेहनत करने वाले छात्रों का मुकाबला चोरी और पैरवी करने वाले छात्रों से होता ही है, दोनों ही जीतते हैं। इस संदर्भ में मैं थोड़ा हैरान हूं कि खेल और युवा मंत्री ने, गृह राज्य मंत्री ने 9वीं तक ही पढ़ाई क्यों की, आगे क्यों नहीं पढ़ सके। लेकिन गुजरात के गृह राज्य मंत्री के प्रति इस बात को लेकर सम्मान भी बढ़ा कि उन्होंने फर्जी डिग्री का रास्ता नहीं चुना, ना ही नकल का सहारा लिया। उन्होंने 9वीं पास होने के बाद भी जीवन में इसे रुकने का कारण नहीं माना, आगे बढ़ते रहे। आज उनके पास कई विभाग हैं, खेल व युवा मामले के विभाग, नॉन रेजिडेंट गुजराती डिवीजन, एक्साइज है, जेल है, सीमा सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है। जबकि इसी मंत्रिमंडल में जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जीतू वाघणी, उनके बेटे मीत वाघणी नकल करते पकड़े गए। अहमदाबाद मिरर में छपी खबर के अनुसार उनके पास से 27 चिट्स बरामद हुई। जीतू वाघणी का भी डेक्कन हेरल्ड में बयान छपा है। जो प्रक्रिया है, वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसका पालन हो, उनके बेटे के साथ अलग से बर्ताव नहीं होना चाहिए। यह भी काबिले तारीफ है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरी सरकार है, वाइस चांसलर को हटवा देंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका बेटा इम्तिहान नहीं देगा। These days ऐसी नैतिकता कहां देखने को मिलती है। उस साल के कई अखबारों में, यानी 2019 के अखबारों में खबर छपी है कि भावनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि 402 छात्र नकल करते पकड़े गए, इनकी जांच अनफेयर मींस कमेटी करेगी। अनफेयर मींस कमेटी ने 399 छात्रों को दोषी पाया। मौजूदा शिक्षा मंत्री के बेटे मीत वाघणी को भी अनफेयर कमेटी के सामने बुलाया गया और दंड दिया गया। नियमों के मुताबिक जो पकड़े जाते हैं उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया जाता है और अगली 3 परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है। इसलिए गृह राज्य मंत्री के प्रति सम्मान बढ़ा। पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, नकल से या पैरवी से क्या पास होना। गुजरात में नकल की क्या स्थिति है इसे कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन स्थानीय अखबारों में इस संबंध में कई खबरें मिली। यह खबर मई 2019 की है। उस साल बोर्ड की परीक्षा के लिए कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। चोरी और नकल के 4000 मामले पकड़े गए। 2165 मामले सीसीटीवी कैमरे से पकड़े गए। जूनागढ़ से 900 मामले सामने आए। इन सब के नतीजे रोक लिए गए। ऐसे बहुत से केस पकड़े गए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर में छात्रों को 90% से अधिक अंक मिले हैं, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर में 0। 1000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं में कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गईं, जिससे पता चला कि नकल हुई है। इस साल अगस्त की खबर है, लेकिन मामला पिछले साल मार्च का है। 10वीं की परीक्षा में चोरी करने के आरोप में क्राइम विभाग ने 1 छात्र और 5 शिक्षकों को पकड़ा है। घटना पोरबंदर की है। जो पढ़ा लिखा है वो सबसे संदिग्ध है। आप शक कर सकते हैं कि पढ़कर पास हुआ है या नकल से, लेकिन पढ़े ही नहीं है उन पर आप शक नहीं कर सकते। तो नहीं पढ़ा होना एक तरह से असंदिग्ध होना है। गुजरात के नए मंत्रिमंडल में कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं से आगे की पढ़ाई नहीं की। आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि सब विधायक हैं और विधायक होने के नाते इन सभी के पास प्रशासनिक और विधायी कार्यों के अनुभव हैं, किसी भी पढ़ाई से कम नहीं। इनकी पढ़ाई का जिक्र इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि ये अयोग्य हैं,
बल्कि कुछ और समझना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं पढ़ सके। क्या गरीबी की वजह से, या स्कूल नहीं था, तब तो ये सिस्टम की नाकामी हुई। अगर पैसा नहीं था तो और बात है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी तो ये और बात है। राज्य परिवहन मंत्री अरविंद भाई रयाणी 45 साल के हैं, 9वीं पास हैं। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री 10वीं पास हैं, 51 साल के हैं। कैबिनेट मंत्री नरेश भाई मगन भाई पटेल 10वीं पास हैं और 53 साल के हैं। शहरी विकास राज्य मंत्री विनोद भाई अमर सिंह भाई मोराडिया 10वीं पास है, 54 साल के हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री कृष्ण सिंह प्रभात सिंह वाघेला 12वीं पास हैं, उम्र 52 साल है। जल संसाधन राज्य मंत्री जीतू भाई हरजी भाई चौधरी 9वीं पास हैं, 56 साल के हैं। पशुपालन राज्य मंत्री देव भाई पुंजा भाई मालम 63 साल के हैं और चौथी पास हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जगदीश भाई ईश्वर भाई विश्वकर्मा 12वीं पास हैं, 58 साल के हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डिप्लोमा होल्डर हैं, एक तरह से 12वीं पास हैं। मुख्यमंत्री की उम्र 59 साल है, स्वास्थ्य मंत्री की 60 साल। दोनों को ही रियल एस्टेट बिजनेस का खासा अनुभव हासिल है। गरीबी एक कारण हो सकती है, लेकिन जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, उनके बारे में और जानने की जरूरत है। क्यों 12वीं से आगे नहीं पढ़ सके? गुजरात हमेशा से अग्रणी राज्यों में से एक रहा है। उसकी साक्षरता दर भी बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 78% से अधिक है। गुजराती मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 25 लोगों के मंत्रिमंडल में आधे से अधिक मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 4वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। अगर ऐसा है तो यह भी अपने आप में गुजरात मॉडल ही है। पढ़ाई लिखाई की बात हो गई है तो बिहार भी आइए। पटना के कंकड़बाग में मौजूद इस कॉमर्स कॉलेज में आइए। कितने दिनों से आपने भी किसी कॉलेज के बाहर का दृश्य नहीं देखा होगा। हबीब के कैमरे से आप भी देखिए गेट से पहले कितनी चहल पहल है। पटना के पुराने कॉलेजों में से एक है कॉमर्स कॉलेज। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सलाह पर पंडित इंदु शेखर झा ने 1949 में इस कॉलेज की बुनियाद रखी। 2018 में यह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो गया। हमारे सहयोगी हबीब बुधवार को भी यहाँ गए थे। तब यहाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा था और किसी सत्र की परीक्षा थी। इस कारण यहाँ काफी भीड़ दिखी। यहाँ भी छात्रों की वही शिकायत मिली जो छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र करते रहे। इस कॉलेज की वेबसाइट पर अतीत के गौरव यानी लेगेसी को लेकर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान उस लेगेसी से कुछ कम ही मैच होता नजर आ रहा है। टीचर रहते पढ़ाते नहीं हैं। फिर आप लोगों का कैसे पढ़ाई हो रहा है? हम लोग का पढ़ाई करता है, क्लास आज सस्पेंड हो गया है। अगला दिन आया, अगला दिन बच्चा लोग आता है फिर बोलता है सस्पेंड हो गया, कोई नोटिस वहाँ से नहीं आया है। ऐसा ही करके बच्चा लोग को घुरा रहा है सब। अब बच्चा लोग पढ़ने के इच्छुक आते हैं, कोई दूर से भी आते हैं, मोकामा से या बाहर बख्तियारपुर सिवान से आते हैं भाड़ा लगा। कोई गरीब घर का भी रहता है, कोई अमीर घर का भी रहता है। बच्चा लोग आते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, लेकिन क्लास में बोला जाता है चपरासी लोग के द्वारा या सर नहीं आए हैं, नेक्स्ट डे आइए। नेक्स्ट डे बच्चा आता है तो बोलता नहीं आए हैं। यहाँ पर सर कितने हैं टीचर? यहाँ पे टीचर तो हर एक डिपार्टमेंट लेवल है, हर एक डिपार्टमेंट लगता है 10-20 टीचर हैं, लेकिन आते कोई नहीं है। अभी ये तो नया यूनिवर्सिटी ही बना है, तो ये अभी जो 3 साल में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड काल को तो लेकर नहीं हो सकता है, यूनिवर्सिटी तो कहेगी। लेकिन यहाँ पे सेशन लगभग 3 से 4 सालों में पूरा कराया जाता है। ठीक से उसे पूरा भी नहीं कराया जाता है। और स्थिति तो क्लासरूम का तो देखिए, सारे कॉलेजों का तो क्लास का सिर्फ खाना पूर्ति होता है, क्लास भी नहीं चलती है। छात्रों को एग्जामिनेशन भी टाइट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज में बच्चे आते हैं, रिक्शे वाले, ठेले वाले, साग सब्जी वाले के बाल बच्चे आते हैं। प्रोफेसर के तो बाल बच्चे होते नहीं, वीसी के बाल बच्चे होते नहीं हैं, इसलिए उन लोग को तो इस सब से लेना देना नहीं हो, तो जानबूझकर उन लोग को कंपटीशन में नहीं बैठने दिया जाता है, इसलिए कि सेशन लेट होता है। यहाँ क्लास सभी क्लास होता है। ये मैं बहुत दावे के साथ आपको कह सकता है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना शहर का पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का ए ग्रेड का कॉलेज है, जहां इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किसी स्टूडेंट को कोई सफर नहीं करे और हमारे टीचर अपना ड्यूटी को करें, क्लास को लें। 70% 60% स्टूडेंट का हमारे यहाँ स्ट्रेंथ रहता है, 10% और 15% नहीं भी रहता है। ये कहना एकदम उस स्टूडेंट का गलत है। हमारे यहाँ क्लास पूरा होता है और मैं स्वयं घूमकर पूरे वॉच करता हूँ कॉलेज को कि कहाँ क्लास चल रहा है और क्लास नहीं चल रहा है। छात्रों की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि हमने जब 2018 में यूनिवर्सिटी सीरीज की
तब भी किसी ने इस तरह की मार्के की बात नहीं कही। दोनों छात्रों का कहना है कि गरीब के छात्र पढ़ते हैं, इसलिए कम ध्यान दिया जाता है। कस्बों, जिलों और राजधानियों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का एक अध्ययन होना चाहिए कि किस तबके के छात्र वहां अब पढ़ रहे हैं। अगर गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं है, तब तो गरीब के साथ और भी धोखा है कि वो पेट काटकर कॉलेज भेज रहा है और वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। पता चला कि प्रोफेसर के बच्चे अब दिल्ली चले गए हैं। हालांकि इस कॉलेज की नई इमारत बन रही है, जिसके जल्दी ही चालू हो जाने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां क्या हाल था उस पर भी गौर करना जरूरी है। 10,500 छात्रों के लिए 55 कमरे ही हैं। औसत निकालिए तो 190 छात्रों के लिए एक कमरा। इतने बड़े कमरे तो नहीं हैं। कितनी घुटन हो जाती होगी। एक क्लास के खत्म होते ही दूसरी क्लास के छात्रों की भीड़ लग जाती होगी। आप कल्पना कीजिए कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 10,500 हो गई है, लेकिन यहां शिक्षकों के मंजूर पदों की संख्या 1970 के हिसाब से, 51 साल पहले के हिसाब से शिक्षकों के मंजूर पदों की संख्या है। बिहार ने खुशी खुशी अपने बच्चों के बर्बाद होने की रणनीति बनाई है। इसमें बच्चों के मां बाप का बड़ा योगदान है और बच्चों का तो है ही। बिहार के नौजवानों को खराब शिक्षा व्यवस्था का स्वाद लग गया है। वे इतने सहज हो गए हैं कि इसकी बात भी नहीं करते होंगे, बस यहां आते होंगे और यहां से जाते होंगे। यह बता रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के सारे कॉलेजों को हमेशा के लिए बंद कर दें तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। छात्रों से पहले उनके मां बाप ही आगे आकर कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ, खुशी के मारे 7 दिन का व्रत करने लगेंगे। बिहार के शिक्षा संस्थानों की जर्जरता छात्रों और उनके माता पिता की राजनीतिक जर्जरता का प्रमाण है। बाकी हम भी अपना टाइम पास ही कर रहे हैं इसे दिखाकर। मेरा क्लासरूम तो एकदम सही है, बट मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही क्लासरूम है अभी, जो बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है। कभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आते हैं तो सेकेंड ईयर वाले को लैब में फिट किया जाता है, फिर थर्ड ईयर वाले आते हैं तो सेकेंड ईयर वालों को छुट्टी कर दिया जाता है। तो ऐसे होता है कि तीनों बैच के लड़के एक साथ कभी क्लासरूम में बैठ नहीं पाते, बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है हम लोगों को इस चीज़ के लिए। मतलब एक क्लासरूम में 3 क्लास हो रहा है? एक क्लासरूम में तीनों ईयर के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं तीनों। तो कभी 9 बजे से क्लास जो चालू होता है तो 11 बजे हम लोगों को छोड़ दिया जाता है, फिर 11 बजे से जो आते हैं बच्चे वो पढ़ते हैं, फिर मतलब 3 शिफ्ट में चलाया जाता है क्लासरूम। ये क्लासरूम की वजह से हो रहा है। सिर्फ क्लासरूम होता तो एक ही शिफ्ट में तीनों ईयर के बच्चे पढ़ते हैं, पर क्लासरूम है ही नहीं। इससे प्रॉब्लम होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्या प्रॉब्लम? इससे प्रॉब्लम ये होता है कि अनटाइम टेबल रहता है सबका। कभी एक बच्चे आते हैं जल्दी जल्दी, दूसरे वाले गेट पे खड़े रहते हैं कि हम लोग कब एंट्री मारे ये निकले तो। और फिर होता है कि कभी कभी होता है कि दोनों ईयर का टाइमिंग मैच हो जाता है, तो एक ईयर वाले लैब में पढ़ते हैं बैठ के और एक ईयर वाले क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट में बीसीए चलता है। बीसीए एक वोकेशनल कोर्स है और मॉर्निंग शिफ्ट में उसी डिपार्टमेंट में मॉर्निंग शिफ्ट में बीसीए चलता है और डे में फिजिक्स मैंने बीएससी और एमएससी मेरा चलता है, जो 4:30 बजे तक चलता है। तो अब न्यू बिल्डिंग उसके लिए बीसीए के लिए बन चुका है कॉलेज में, जो टेक्निकल भवन के नाम से है। वो हमने इनको दिखाया भी है और उस टेक्निकल भवन में 10 से 15 दिन के अंतर्गत वो बीसीए वहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट वहाँ पर हो जाएगा, तो किसी क्लासरूम की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे भी लड़कों के दृष्टिकोण से क्लासरूम की कमी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में बीसीए चलता है और उसी में डे शिफ्ट में फिजिक्स का डिपार्टमेंट बीएससी और एमएससी चलता है। फिर भी मैंने टेक्निकल भवन जो अभी बनाया है नया, उसी में बीसीए को अभी 10 दिन के अंदर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो हम समझते हैं ये प्रॉब्लम भी हमारे बीच अब नहीं रहेगी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही बताया कि 175 शिक्षकों का पद मंजूर है, 150 शिक्षक हैं। इस हिसाब से भी 25 कम है। 1970 के हिसाब से पदों को मंजूरी दी गई है। इस बीच विभागों की संख्या कितनी बढ़ गई, छात्रों की संख्या कई हजार हो गई, 10,500। क्या इन 50 सालों में किसी का ध्यान नहीं गया? यह गलती से नहीं हुआ होगा, बल्कि किया गया होगा ताकि हजारों हजार छात्र बर्बाद हो जाएं। इन वर्षों में यहां से पास होने वाले हजारों छात्रों ने क्या कभी खराब शिक्षा को लेकर नेताओं से नहीं पूछा? क्या उन्हें पता भी चला कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए? यहां पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 4,000 से भी ज्यादा बताई गई है।
लंबे समय तक शौचालय की व्यवस्था काफी खराब थी। 1949 में बनी पुरानी शौचालय आप देख रहे हैं। एक ही कमरे में महिला और पुरुषों के लिए शौचालय है, 2 अलग अलग दरवाजे हैं। ऐसा लगता है कि पहले यह शौचालय पुरुषों के लिए बना था, बाद में लड़कियां इसे इस्तेमाल करने लगी। शौचालय के अंदर जाते ही इसका असली रूप आप देखने लगते हैं। दीवारें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं है, रोशनी नहीं है, अंदर कोई खिड़की नहीं। 1949 में बना यह शौचालय 2021 में भी काम आ रहा है। कुछ समय पहले कॉलेज ने अपनी तरफ से 10 नए शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन इतनी सारी छात्राओं के लिए यह काफी नहीं है। नए शौचालय तब बने जब हाई कोर्ट की तरफ से डांट पड़ी। इसी साल मार्च में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार ने 3 महिला वकीलों की एक कमेटी बना दी और कहा कि पटना नगर निगम की जद में आने वाले स्कूलों और कॉलेजों में जाकर वहां लड़कियों के लिए बने शौचालय और साफ सफाई का मुआयना किया जाए। अर्चना सिन्हा, अनुकृति जयपुरियार, अमरीशा श्रीवास्तव की कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के 30 कॉलेजों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, जिसे देखकर हाईकोर्ट ने कहा था कि यह शौचालय जानवरों के इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शौचालय भी नहीं है, ना उसका रखरखाव है, सैनिटरी वेंडिंग मशीन तक नहीं है, ना ही इसके लिए फंड। मैंने कहा था कि हमारे समय का सबसे बड़ा फ्रॉड है घटिया कॉलेज, उनके भीतर घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके हाल पर छोड़कर दुनिया को बताना कि भारत विश्व गुरु बन गया है या बनने वाला। विगत 10 वर्षों में इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, टॉयलेट लड़कियों के लिए अलग से होना चाहिए। तो हमारे महाविद्यालय में जो टॉयलेट था वो लड़कियों के लिए किया गया था, लेकिन उतना उचित नहीं था, जिसको हमने इधर विगत 3 साल में अपने महाविद्यालय में इस काम को बहुत अच्छे ढंग से अभी कर दिए हैं और कर भी रहे हैं। कॉलेजों के शौचालयों के हाल पर बात करनी चाहिए, इससे पहले कि भ्रम फैल जाए कि कोई स्वच्छता क्रांति हो गई है इस देश में। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों को शौचालयों की साफ सफाई की हालत की तस्वीर लेकर 2 अक्टूबर के दिन ट्वीट करना चाहिए, ताकि इस पर भी सरकार का ध्यान जाए और सुधार हो। सारे पत्रकारों को टैग कर तस्वीरें ट्वीट कीजिए, ताकि वे इस पर रिपोर्ट करें और प्रधानमंत्री की नजर पड़ जाए। खैर, हम पटना के कॉमर्स कॉलेज की गाथा कह रहे हैं। इस कॉलेज के एक प्रोफेसर एमएलसी बन गए तो उन्होंने भी अपने फंड से 200 सीट का एक ऑडिटोरियम बनवा दिया। बिहार सरकार ने कहा 800 सीटों का ऑडिटोरियम बनेगा, लेकिन वह पैसा नहीं आया आज तक। जब तक परीक्षा के लिए हॉल या ऑडिटोरियम नहीं बनेगा, यहां भीड़ की समस्या बनी रहेगी। 10,500 छात्रों के पढ़ने की क्या सुविधा है आप देख रहे हैं। क्या 150 शिक्षक 10,500 छात्रों को पढ़ा सकते हैं? इन छात्रों को बर्बाद करने से क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं कि 10 साल बाद समाज को किन नतीजों का सामना करना पड़ेगा? वैसे भी जो शिक्षक नहीं पढ़ाने वाले वो इस संसार के सबसे सुखी प्राणी होते हैं। कहीं भी ऐसे शिक्षकों की भी रैंकिंग होनी चाहिए और श्रेष्ठ बर्बादक नाम से पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हर कॉलेज में ऐसे शिक्षक हैं जिनके कारण दिन रात पढ़ाने में लगे रहने वाले शिक्षक भी बदनाम होते रहते हैं। कोरोना काल के पहले 2018-19 में ऑडिटोरियम का प्रपोजल बिहार सरकार को हमने दिया था और बिहार सरकार ने उसको सैंक्शन भी कर दिया। और अभी ऑडिटोरियम में एग्जामिनेशन हॉल भी 3 फ्लोर बनना है। कुल 12 से 15 करोड़ का बजट है, तो बिहार सरकार उसको सैंक्शन भी कर दिया है, लेकिन अभी तक कॉलेज को मिला नहीं है सैंक्शन लेटर, जिसके कारण उससे आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी है। लेकिन अब कोरोना काल खत्म होने पर हम प्रयास लगातार हम सरकार के संपर्क में हैं कि वो ऑडिटोरियम बन जाए और लड़कों को उससे सुविधा हो, क्योंकि ये कॉलेज बड़ा कॉलेज है और नैक से A ग्रेड का कॉलेज है। यहाँ आए दिन बहुत सा फंक्शन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होते रहता है। वो कठिनाई होती है इस महाविद्यालय में, क्योंकि अभी जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन काम चलाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कॉन्फ्रेंस हॉल जल्दी, ऑडिटोरियम जल्दी बन जाता है तो
तो कॉलेज को लाभ होगा, परीक्षा लेने में भी लाभ होगा, क्लास सस्पेंड हमें नहीं करना होगा, एक तरफ एग्जाम भी चलेगा और लड़कों का क्लास भी चलेगा। ये एक बहुत बड़ी हमें सुविधा प्राप्त हो जाएगी। कॉमर्स कॉलेज का मिशन भी है, विजन भी है। इसे देखकर लगता है दुनिया का कोई शानदार कॉलेज है, लेकिन ये सारी बातें भी वेबसाइट को सजाने के ही काम लगती हैं, ताकि उसे देखकर कोई एडमिशन लेने आ जाए और फंस जाए। पहले इस कॉलेज की वेबसाइट में प्रवेश करते ही विजन सेक्शन मिलता है। मैं हिंदी अंग्रेजी मिलाकर अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें लिखा है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस को सभी अकादमिक विषयों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में बनाना है। उच्च रूप से विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट फैकल्टी के साथ इसका इंटरनेशनल आउटलुक होगा, जो समाज और दुनिया के साथ सक्रिय भागीदारी करेगा। हमारा इरादा बस इतना है कि शिक्षा पर बात हो, केवल पटना के कॉमर्स कॉलेज पर बात नहीं। अगर भारत का कोई छात्र इस कार्यक्रम को देख रहा है और वह समझ पा रहा है कि उसके जीवन को किस तरह से बर्बाद करने की प्रक्रिया आज भी जारी है, तो वह छात्र एक काम करे, बहुत सोच समझकर, बिना किसी जोड़ घटाव के घटिया कॉलेज और घटिया यूनिवर्सिटी का चुनाव करे। शिक्षकों की संख्या बताए, कमरों का हाल बताए, नकल का हाल बताए। हम भारत के घटिया कॉलेजों पर ऐतिहासिक सीरीज करना चाहते हैं। आप सारी जानकारी अपने नंबर के साथ मुझे भेजिए। मेरे ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर आप पहुंच ही जाएंगे। जब ट्रोल करने आ जाते हैं तो इसके लिए भी आ जाएंगे। घटिया कॉलेज का वीडियो अपने मोबाइल फोन से कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कोई भी कॉलेज घटिया से कम नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा। स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। 220 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का गठन हुआ था। आज उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण शुरू हो गया है। फैक्ट्री के दरवाजे पर जो अशोक का लाट लगा होता था उसे हटा लिया गया है। इसी मानसून सत्र में कानून बना है, लोकतंत्र की मां भारत में, कि इसके कर्मचारी अगर हड़ताल करेंगे तो जेल जा सकते हैं। कानपुर से आए इस वीडियो को देखते देखते ब्रेक ले लीजिए। Centro India, go back! Go back, go back! Centro India, go back! Go back, go back! तानाशाही सरकार मुर्दाबाद! मुर्दाबाद, मुर्दाबाद! एक दिन वो था 1801 दरअसल फैक्ट्री की स्थापना, और आज का दिन वो है जब नए आवरण में हम लोग जा चुके हैं। गेट की तरह आप देखिए, जो हमारा एक शान था अशोक की लाट, वो भी आज गेट पर नहीं दिख रहा। ये लड़ाई एक दिन की नहीं थी, ये लड़ाई अनवरत हम लोग लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। तमाम बातों के माध्यम से, नेगोशिएशन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जताते रहे कि हमारा इस हद को न किया जाए। हम अपने खाली टिफिन के घर से लेकर के आए हैं, वो खाली टिफिन रख देंगे, जो इस बात का प्रतीक होगा कि तुमने जो ये साजिश की है, तुम्हारा ये जो फैसला है, ये फैसला रक्षा सैनिक कर्मचारियों के मुंह का निवाला छीनने वाला फैसला है, और ये खाली टिफिन उसी बात के परिचायक है, उसी बात के प्रतीक है। लॉकडाउन जबरदस्त चाहिए, लॉकडाउन जबरदस्त चाहिए, अनएक्सपेक्टेड कॉर्पोरेशन को वापस लेना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड कॉर्पोरेशन को वापस लेना पड़ता है। आज 74,000 कर्मचारियों को 7 टुकड़े में ट्रेन में बैठी हुई सरकार ने बांट दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत आप सभी को विदित है कि 3-3, 4-4 युद्ध हम लोगों ने आजादी के बाद इस देश के लिए आज निर्माणी के कर्मचारियों ने सेना को गुणवत्ता युक्त
मटेरियल उपलब्ध कराया और हमने चारों युद्ध जीते। काला कानून वापस करो, वापस करो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून वापस करो, वापस करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेबर यूनियन करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। एसटीएस यूनियन करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। कामगार यूनियन करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और नाट्यगृह खुलने वाले हैं। पिछले 1.5 सालों से नाट्यगृह बंद हैं। इसका असर कलाकारों के साथ ही बैक स्टेज पर काम करने वालों पर भी पड़ा है। सालों से नाट्यगृह में टेक्निकल काम करने वाले लोग दर काम करने के लिए भटकते रहे, कर्ज लेकर घर चलाया, सरकार से कोई राहत नहीं मिली। मुंबई के सीव्स इलाके के इस गोदाम में प्रसिद्ध नाटक धनंजय माने इथेच राहतात का सेट बन रहा है। पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र में थिएटर बंद हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर से इसे दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं। इतने समय से इस गोदाम में करीब 50 नाटकों के सेट का सामान इसी तरह पड़ा हुआ है। मजदूरों के पास काम नहीं है, सामान खराब हुआ है, गोदाम के मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। मिनिमम 3-4 लड़के लोग सबको बुलाना, सामान हिलाएंगे नहीं तो और ज़्यादा खराब होने की चांसेस है। फिर भी बारिश में ज़्यादा पड़े रहने की वजह से एक 5-6 सेट का तो नुकसान हो ही गया, कि ज़्यादा पड़ा होने की वजह से और अपना मैन पावर कम होने की वजह से। और ऐसा लगभग सब मिला के इवन हमारा खर्चा टोटल आप गिनेंगे टोटल ओवरऑल तो एक 45 लाख तक हमारा टोटली 1.5 साल में टोटल खर्चा हुआ है सर। नाट्यगृह के बंद होने का सबसे ज्यादा असर बैक स्टेज में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। अशोक डोईफोड़े पिछले 35 सालों से लाइट और साउंड ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। कई अभिनेताओं ने इनके काम की तारीफ कर इनका सम्मान भी किया है। अशोक पिछले 1.5 साल से बेरोजगार हैं और इसी तरह इन तस्वीरों को देख अपने अतीत को याद करते हैं। यह अब 59 साल के हैं। कभी सोचा नहीं था कि नाट्यगृह छोड़ कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। मैं साउंड ऑपरेटर, लाइट ऑपरेटर यही काम किया हूँ। और जब मैं अभी ये ढूंढने का, अभी वो तो काम उस टाइम पे चालू नहीं था, कोई भी साउंड का नहीं चला, लाइट का नहीं चालू था। उस टाइम पे मैं जब जॉब, अभी जॉब कौन सा है मेरे लायक, अगर जॉब बोला तो चलो सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2-3 जगह पे जाके आया। लेकिन क्या वो लोग बोले कि हमको रखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपकी उम्र हो गई, हम आपको नहीं रख सकते। ये हिसाब से अभी कहाँ जॉब ढूंढूंगा, कहाँ क्या करूँगा। तो फिर अभी जब तक ये सेक्टर चालू नहीं होता है तब तक मेरे पास कोई पर्याय भी नहीं दूसरा कि मैं दूसरी जगह पे कहाँ काम करूँ। जब नाट्यगृह ही बंद हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट भी घर बैठे हुए हैं। 17 सालों से राजेश परब मेकअप का काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से इन्हें अपना गुजारा करने के लिए मास्क से लेकर छाते तक बेचने पड़े। राजेश ने सोचा नहीं था कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बाद उन्हें मास्क बेचना पड़ेगा। हम लोग का भाई और मैं घर चलाता हूँ, तो मैं घर चलाने के लिए मैंने क्या किया, हर जगह पे हमारे रोड पे स्टॉल लगाया, अलग अलग प्रोडक्ट बेचना चालू किया, मास्क बेचा, बारिश के सीज़न में छाते बेचे। तो ऐसे कुछ अलग अलग धंधे करते करते मैंने अभी तक घर संभाला हुआ है। लोगों से तो पैसे लेने ही पड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे धंधे से आता था, पर खर्चा ज़्यादा होने के कारण दोस्तों से पैसे मांगने पड़े, 1-2 बैंक से पैसा उठाना पड़ा। जब एक नाटक चलता है तब बैक स्टेज पर लगभग 20 लोग मौजूद होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। पिछले 1.5 साल से नाट्यगृह पर निर्भर रहने वाले सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। रंगमंच कामगार संघ के अध्यक्ष किशोर वेले बताते हैं कि केवल कुछ निजी संगठन के लोगों ने उनकी मदद की। कई बार अपनी परेशानी सरकार को बताने के बावजूद कोई राहत सरकार की ओर से उन्हें नहीं दी गई। हम लोग ने सरकार को भी एक लेटर दिए थे, बहुत सारे पत्र दिए सरकार को भी, मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यालय को, लेकिन कुछ उसका रिप्लाई तो आया ही नहीं कभी। हम लोग ने सरकार के पास वापस ये मांगना चालू किया कि बोला कुछ ना कुछ तो, अभी 8 महीना तो कुछ किया नहीं ना, अभी तो कुछ ना कुछ दे दो हम लोग को, क्योंकि बाहर का जो आना है, जिन लोग मदद कर रहे, जो लोग मदद कर रहे वो लोग, उन लोग का भी जेब खाली हो गया है, तो अभी उनके पास कितना मांगेंगे।
तो अभी सरकार की बारी है, तो सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं। आमतौर पर स्टेज पर रहने वाले कलाकारों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे कई होते हैं जो स्टेज के पीछे रहते हैं और इनकी मेहनत की वजह से ही वो कलाकार प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इनके बारे में ना ही कोई जानता है और इनकी परेशानियों के बारे में ना ही किसी को पता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रशासन इनके बारे में भी सोचे और इनके लिए कोई उचित कदम उठाए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।